तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्यनाथ मिश्र, एक बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदी कवि, जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में एक उपनाम दिया गया है और वह नाम है नागार्जुन। बहुत बड़ी हस्ती हैं हिंदी साहित्य में। मतलब कविता जो इनकी कविताएँ होती हैं, वो आम समस्या जो है मानव की या ख़ास करके भारतवर्ष में, उन समस्या को उजागर करती है। प्रस्तुत कविता अकाल और उसके बाद, यह हम लोग के पाठ्यक्रम हिंदी पाठ संचयन क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड में निहित है, वहीं से लिया गया है। आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। तो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र, जैसा कि मैंने बताया, और इनका उपनाम है नागार्जुन। और ये मिथिला के थे, यानी कि मधुबनी जिला बिहार में है, मधुबनी जिला के ही थे। और इनकी बहुत सारी रचनाएं मिथिला भाषा में भी है, मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा आप जानते होंगे, जो बिहार के होंगे वो लोग जरूर सुने होंगे मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं। और मैथिली भाषा में जो रचना लिखते थे, ये किया करते थे, लिखा करते थे, वहाँ पर इनका अलग उपनाम ये दिया करते थे। वहाँ नाम देते थे यात्री। और आइए हम लोग देखें अकाल और उसके बाद। सबसे पहले शीर्षक की बात करें। अकाल, अकाल का विपरीत विलोम शब्द होता है सुकाल। सु का मतलब होता है अच्छा, और अ लगा देने से हो गया खराब, या ना, अ लगा देने से ना का सेंस आ जाता है। तो अकाल का मतलब खराब काल, बुरा काल। हिंदी में भाषा में अकाल का मतलब, बुरा काल का मतलब ये हो गया कि जब सूखा पड़ जाए हमारे देश में, भोजन सामग्री की कमी पड़ जाए, चावल, गेहूँ, सरसों, दलिया, इन चीज़ों की खेती नष्ट हो जाए, ज़मीन में दरारें पड़ जाएँ, ठीक है ना? ज़मीन एकदम रूखी-सूखी हो जाए और ज़मीन को सींचने के लिए पानी तक भी ना हो, पानी अवेलेबल ना हो। पानी की उपलब्धता कैसे ख़त्म हो जाती है? जब बहुत तेज़ गर्मी होती है हमारे पृथ्वी के सतह के ऊपर, तो देखते होंगे मिट्टी में दरारें पड़ जाती होंगी, और जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, उस ट्यूबवेल में पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। जिससे कि किसान जब खेतों को सींचने के लिए जब पंपिंग सेट वगैरह चलाते हैं, तो पानी तक नहीं निकलता है। घरों में ट्यूबवेल में वो दबाने से भी पानी नहीं निकलता है। तो अंततः होता क्या है कि भाई मिट्टी पूरी रूखी, सूखी, बेजान, भुरभुरी हो जाती है, बलुई हो जाती है, ठीक है ना? तो अकाल की सृष्टि वहाँ होती है। अकाल वहाँ पर मतलब अकाल आ जाता है और सारा फसल नष्ट हो जाता है, या कोई भी चीज़ की पैदावार नहीं होती है। कभी-कभी अकाल राजनैतिक वजह से भी आता है। जैसे कि मान लो कुछ राजनेता वगैरह, जो फसल पैदा हुआ उसको होर्डिंग कर देते हैं, गोडाउन में छिपा देते हैं, ताकि भविष्य में जब खाने-पीने की कमी पड़ेगी, चावल-गेहूँ की कमी पड़ेगी, तो उस टाइम में इस अनाज को निकालेंगे और ऊँचे दामों में इसे बेचेंगे, ऊँची कीमतों पर बेचेंगे। तो उसमें भी अकाल हो जाता है, भई खाने-पीने सामग्री की कमी हो जाती है और लोग भूखों मरने लगते हैं। ये जो नागार्जुन ने जो कविता लिखा है, ये कविता का स्रोत उनको मिला था, प्रेरणा मिला था कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में 1942-43 या 44 के साल में अकाल आया था, बहुत खतरनाक अकाल, जिसकी चर्चा यूनाइटेड मतलब यूएन तक पहुँच गया था, यूएन नेशन तक पहुँचा था। इतना बड़ा अकाल कि कई लाख लोग मारे गए थे, बिना खाए-पिए। एकदम कंकाल, हड्डी में परिवर्तित हो गया था शरीर, जीते-जागते लोगों का, और भूख से लोग मर रहे थे तड़प-तड़प कर। तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये कविता लिखा है। प्रेरित होकर मतलब उसी घटना को स्रोत बनाकर आगे लिखा है। तो ये तो हुआ अकाल। और उसका विपरीत मैंने कहा था सु लगा देंगे। सुकाल का मतलब क्या होता है भाई? तो खूबसूरती हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो, फसल बहुत अच्छा पैदा हो रहा हो, खूब ज़्यादा पैदावार हो, लोगों के घरों में खाने-पीने, गेहूँ-चावल की संपन्नता हो, उसको कहेंगे सुकाल। अच्छा, कविता को हम लोग 2 पद छंद में बाँट सकते हैं। 4-4 पंक्तियों का पद छंद है। जैसे ऊपर तुम देख रहे होगे, कई दिनों तक चूल्हा रोया से लेकर के और हालत रही शिकस्त। ये 4 लाइन एक एक पद छंद है, ठीक है ना? मतलब छंद में बद्धित है ये एक पद। और दूसरा पद दिखाई दे रहा है, दाने आए घर से लेकर दिनों के बाद तक, ये दूसरा पद छंद है, ठीक है ना? तो इस दोनों ही पदों में अलग-अलग बातें बताई गई हैं। पहले पद में बताया गया है अकाल के बारे में, अकाल से जुड़ी हुई बातों को, अकाल के जो कारण हैं या जो उसके प्रभाव हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। और दूसरे पदछंद में बताया गया है कि अकाल के बाद का कैसा दृश्य होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दुःख के बाद सुख आता है ना? तूफ़ान के बाद फिर से स्तब्धता आ जाती है, शांति आ जाती है। वैसे ही अकाल के बाद सुकाल भी आएगा।
खुशहाली भी आएगी। तो वो दूसरे पैराग्राफ में है, दूसरे अनुच्छेद में है। तो आइए हम लोग सबसे पहला लाइन पढ़ें। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। दोनों ही बातों में मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब निर्जीव चीज के ऊपर किसी भी सजीव प्राणी के गतिविधियों को आरोपित कर दिया जाता है। निर्जीव के ऊपर सजीव के एक्टिविटीज को मढ़ दिया जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया। चूल्हा मिट्टी का बना हुआ रहता है, यह एक प्रतीक है। इस कविता में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में कहते हैं इमेज, ठीक है ना, हिंदी में नहीं, सॉरी, इंग्लिश में इमेज कहते हैं, हिंदी में प्रतीक कहते हैं। तो ये जो चूल्हा है, ये आप लोग अपने घर के चूल्हे से इसका तुलना मत करना। घर के अंदर का जो चूल्हा होता है आज के ज़माने में, वो सिलेंडर होता है। लेकिन जब ये कविता लिखी गई थी और जिस माहौल में लिखा गया था, तब के दिनों में मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के बड़े बड़े घर, बीच में आंगन, ठीक है ना। और उस घर के अंदर जो चूल्हा होता था, किसी कोने पर, अग्नि कोण पर चूल्हा वगैरह लगाया जाता है घरों में। तो वो चूल्हा भी जो होता था मिट्टी का होता था, मिट्टी का चूल्हा। चारों तरफ से ऐसे मिट्टी का रहेगा, बना दिया जाएगा ऊंचाई में, और सामने से लकड़ी वगैरह डालने के लिए जगह रहती है, जलाने के लिए, और ऊपर बर्तन वगैरह रख देते हैं पकाने के लिए। उस चूल्हे की बात हो रही है। और चक्की, चक्की भी आजकल तुम लोग देखते होगे, जो चक्की होती है, हम लोग गेहूँ खरीदते हैं या जो भी खरीदता है, और ले आकर उसको चक्की वाले के यहाँ दे देते हैं, और चक्की वाला उसे पीसता है, इलेक्ट्रिसिटी से चक्की चलती है। लेकिन पहले ऐसी चक्की नहीं थी, जाँते वाली चक्की, गोल गोल, ठीक है ना। घर की महिलाएं बैठ जाती थी दो तरफ, और बैठकर उस चक्की को गोल गोल घुमा घुमा कर चलाती थी। बीच में गैप रहता है, उसमें गेहूँ या चावल डालने के लिए, और दर दर के उससे मैदा या आटा वो लोग बना लेती थी। तो उस चाकी की बात हो रही है। खैर, चूल्हा के रोने और चक्की के उदास रहने में क्या समझाया गया है? इस मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करके ये समझाया गया है कि कई दिनों तक, चूंकि अकाल का वक्त है, तो ना गेहूँ आ रहा है फसल, ना चावल पैदाइश हो रही है, ना दलिया पैदाइश हो रही है। हर खाने पीने की सामग्री की कमी, और जो बाजार में थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं सामान, बड़े ऊंचे दाम पे मिल रहे हैं। सब लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जो बड़े मीडियोकर हैं, मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग खरीद भी रहे हैं, तो भाई दिन में 3 टाइम खाने की जगह 1 टाइम खा रहे हैं। किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रखे हैं। और जो गरीब हैं, वो इतनी ऊँची कीमत से वे खरीद नहीं पा रहे हैं, और वो लोग बिना खाए मर जा रहे हैं। तो कई दिनों तक, ये एक मध्यम परिवार की ही बात है, कई दिनों तक घर में चूल्हा रोया। चूल्हा के रोने का तात्पर्य क्या है भाई? चूल्हे में आग नहीं लगी है, चूल्हा को जलाया नहीं गया है, चूल्हा रो रहा है। रोने का तात्पर्य, चूल्हा एक्टिविटी में नहीं है, सक्रिय नहीं है, उस पे कुछ पक नहीं रहा है, कोई खाना पीना का सामग्री तैयार नहीं हो रहा है, ना दाल पक रही है, ना चावल पक रहा है, ना रोटियां बन रही हैं, चूल्हा रो रहा है। चक्की रही उदास। चक्की के उदास रहने और चक्की के छटपट करने और चमकने में क्या अंतर है? यूँ समझ लो कि चक्की छटपट करेगी, चमकेगी का तात्पर्य चक्की एक्शन में है, सक्रिय है, काम कर रही है पीसने का। और यहाँ पर उदास है, उदास का तात्पर्य चक्की भी घर की बंद है, ना खाने पीने की सामग्री घर में आ रही है, ना कभी चक्की में गेहूँ दरा जा रहा है, ना आटा बनाया जा रहा है पीस कर, ना चावल का काम हो रहा है, ना दलिया दरा जा रहा है। तो इस तरह से चक्की भी उदास है, और चूल्हा भी बेचारा रो रहा है, खाना पीना बन ही नहीं रहा है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कानी कुतिया, भाई कुत्ता का स्त्रीलिंग है कुतिया। यहाँ कुतिया तो कुतिया है ही, मान लो पालतू कुत्ती होगी, घर में रह रही होगी, इसीलिए उसका उदाहरण ले लिया गया। लेकिन कानी शब्द लगा देने का तात्पर्य घृणित, कानी लगा देने का मतलब घृणित कुतिया, जिसे घृणा किया जा सके। अब सोचो, अगर आम तौर पर जैसा माहौल होता है घरों में, रसोई में अगर कुत्ता बिल्ली घुस जाता है, तो लोग दौड़ते हैं उसको मार भगाने के लिए, चप्पल जूते उठाकर, डंडे उठाकर, बिल्ली दूध को जूठा ना कर दे, कुतिया घर में खाने वाली जगह पर घुस करके रोटी ना लेके भाग जाए, चावल में कहीं मुंह ना डाल दे कुतिया। ऐसी अवस्था में तो ये देखने को मिलता है जो आम अवस्था है। लेकिन अकाल के समय में क्या दिखाई दे रहा है? अकाल में दिखाई दे रहा है कि कुतिया उस चूल्हे के पास ही आकर के सो गई है, चक्की के पास ही आकर के सो गई है। सोई उनके पास मतलब चूल्हे के पास और चक्की के पास, दोनों के पास कुतिया आके सो गई है, किसी को फिक्र नहीं है भगाने का।
क्या करेंगे भगा के भाई? चक्की चल ही नहीं रहा है, तो भगाने का कोई मतलब नहीं। चूल्हा जल ही नहीं रहा है, तो फिर भगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। अगली पंक्ति है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब देखो अकाल के दौरान एक और नज़ारा देखने को मिल रहा है, छिपकलियों की गश्त। गश्त का मतलब होता है इधर से उधर, उधर से इधर जाना, गश्त लगाना। इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं किसी चीज़ की तलाश में, उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं किसी चीज़ की तलाश में। जैसे सिपाही लोग गश्त लगाते हैं युद्ध के मैदान में, गन गन लेकर दुश्मन की तलाश कर रहे होते हैं, गश्त लगाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। छिपकलियाँ गश्त लगा रही हैं रसोई की दीवारों पर, घर की दीवारों पर। साफ-साफ समझ में आ रहा है कि जब अकाल आ गया है, घर में गेहूँ, चावल, दाल आ ही नहीं रहा है, सब्ज़ी आ ही नहीं रही है, खाना बन ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर रोशनी भी नहीं होगी रसोई में। भाई चूल्हा जब जलेगा तभी तो आग जलेगा तो थोड़ा उजाला होगा। रसोई करने बैठेंगे तो दिया जलाएँगे। वो पुराने ज़माने में ढिबरी वाली दिया जो होती थी, शीशे के मतलब काँच के शीशी में केरोसिन ऑयल डाल कर के बाती लगा कर ढिबरी जलता था। तो वो जलेगा तो घर में थोड़ा उजाला होगा, रसोई में रोशनी होगी और जब रोशनी होगी तो वहाँ कुछ फतिंगे, मकोड़े, ठीक है ना? वो देखते हो कि रोशनी में जो फतिंगे आ जाते हैं रात के टाइम में, बहुत सारे पंख वाले मकोड़े, जिनको छिपकली एक ही जगह बैठकर बड़े शान से खाती रहती है। वो लोग आ के उड़ के बैठ जाते हैं और वो खाती है, एक ही जगह घूम-घूम के। लेकिन अब अकाल के वक़्त एक भी मकोड़ा नहीं है, एक भी फतिंगा नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी कीट-पतंग नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसलिए छिपकली को क्या करना पड़ रहा है? गश्त लगाना पड़ रहा है। इस तरफ से भाग कर जाना पड़ रहा है उस तरफ, खोज में, तलाश में, शायद कोई फतिंगा मिल जाए, शायद कोई मकोड़ा मिल जाए, खा लें। और फिर उस तरफ से गश्त लगाते हुए इस तरफ आना पड़ रहा है। कहीं नहीं है, कोई भोजन नहीं है। इंसान के लिए भोजन नहीं है, तो उनकी रसोई में उजाला नहीं है तो पतंगे नहीं है, पतंगे नहीं है तो छिपकलियों को भी गश्त लगाना पड़ रहा है। अब जब इंसान को खाने को नहीं है, छिपकलियों को खाने को नहीं है, तो फिर चूहों को कहाँ से मिलेगा? चूहे लोग घर में कैसे आते हैं? घर में जूठन-फूठन रहने से। आप खाना खाते हो, अगर ग्राउंड फ्लोर में आपका घर है और खाना खाकर और आप थोड़ा चावल-वावल कुछ गिरा दो, मीठा-उठा कुछ गिरा दो और अगर कहीं होल रहेगा दरवाजे या किसी मोरी वगैरह में, तो वहाँ से चूहा घुस आता है उस चीज़ की तलाश में खाने के लिए। तो रसोई में जब खाना ही नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं पक रहा है, तो चूहों की भी वही दशा है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। शिकस्त का मतलब क्या होता है? हार, हार मान लेना। तो हारे हुए चूहे भी बेचारे कंकाल हो गए हैं चूहे भी, मोटे ताजे नहीं हैं। भोजन की तलाश में कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। सबका हालत बुरा है।